तो स्टार्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज का मतलब थोड़ी बहुत दिमाग में तो है अपने पास। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जो चार्जेबल होती है, जो रिवर्सिबल होती है, जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी बैटरी का पहला एग्जाम्पल है वो है लेड स्टोरेज सेल। कौन सा सेल? लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बाइक हो, सब में ये बड़ी वाली बैटरियां होती है। स्ट्रक्चर्स के बोर्ड पे बना रखी है हमने, देखो आसान सा बिल्डअप बनाया हमने। इसमें क्या है, एक कंटेनर है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है? कितने % कंसनट्रेट है? 38% कंसनट्रेटेड। ये यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इसमें ग्रिड लगे हुए हैं, ग्रिड का मतलब नलकियाँ टाइप स्ट्रक्चर लगी हुई है। अब इन ग्रिड में क्या भरा हुआ है उस पर डिपेंड करे। सारी ग्रिड लेड की है, सभी ग्रिड लेड की है, पर 3 ग्रिड में देखो हमने दिखाया लेड किस में भरा हुआ है? आधी। 3 से मेरा मतलब आधी में, जितनी भी यूज करेंगे उसकी हाफ में लेड ही भरा हुआ है, वो एनोड का काम कर रहा है। और आधों में लेड ऑक्साइड भरा हुआ है जो कि कैथोड का काम कर रहा है। यानी कि जिन ग्रिड्स में लेड पाउडर भरा हुआ है वो एनोड का काम कर रहा है, और जिन ग्रिड्स में लेड ऑक्साइड भरा हुआ है वो कैथोड का काम कर रहा है। यही इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई कि इन दिस सेल ग्रिड ऑफ लेड फुलफिल्ड विद स्पंजी लेड act as anode and grid of lead filled with lead oxide act as cathode। और इलेक्ट्रोलाइट तो वही 38% कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। और उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.30। ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, जब आप सेल को यूज कर रहे हो, जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो, जैसे इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, लाइट चलेगी तभी तो यूज होगा उसका। तो जब बैटरी यूज हो रही है तब वो डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? और डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शंस कैसे हो रही है वो देखिए। तो जो लेड किसका काम कर रहा है? ये एनोड का। यहाँ लेड 0 स्टेट में है जो कन्वर्ट हो रहा है +2 में, और क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का मतलब ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। और वो एनोड पे होता भी क्या है? ऑक्सीडेशन। पर ध्यान रहे, समझो इस बात को कि ये लेड +2 में ऑक्सीडाइज हो गया और सॉल्यूशन में आ गया। सॉल्यूशन में क्या पड़े? SO4-2 आयन। तो लेड +2 प्लस SO4-2 मेकिंग लेड सल्फेट। तो एनोड पे 2 पार्ट हो गए। देखो यहाँ पहले लेड ऑक्सीडाइज हुआ और फिर वो किस में चेंज हो गया? लेड सल्फेट में। मैं इन दोनों को जोड़ लगा देता हूँ। तो देखिए दोनों जोड़ लगाता हूँ, लेड +2 से लेड +2 कैंसिल, तो लेड प्लस SO4-2 इक्वल टू लेड सल्फेट। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन मैंने ये मान ली, ये फाइनल रिएक्शन है किसकी? एनोड की, नॉट द सेल। दिस इज द फाइनल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एनोड। तो बेटा ये तो समझाने का हिस्सा है, तो ये गायब कर दूं, मतलब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो समझाया आपको केवल कि Pb जो लेड है वो लेड +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और लेड +2 जो है वो सल्फेट आयन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना रहे हैं। तो ओवरऑल एनोड पे क्या हो रहा है? लेड से लेड सल्फेट बन रहा है। इसलिए मैं इस वाले हिस्से को अब हटा देता हूँ। समझ तो गए आप लोग? ये हिस्सा हटा दिया। तो हमारे पास एनोड की रिएक्शन ये बची, Pb + SO4-2, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे कौन काम कर रहा है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कहाँ है? सल्फेट आयनों के संपर्क में, साथ में H+ आयंस। H+ आयंस कहाँ से आए? सल्फ्यूरिक एसिड से। ये इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेंगे। देखो बेटा क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड में ये +4 स्टेट है। लेड ऑक्साइड PbO2 में लेड की स्टेट +4 है, और जब ये लेड सल्फेट बनाता है तो +2 हो जाता है। तो +4 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये रिडक्शंस की रिएक्शन हो गई। दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो तो ये फाइनल सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द कब? डिस्चार्जिंग। बट मैं एक बात और लिखना चाहता हूं, वो ध्यान देना, प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, ये लिखते ही आपको एक बात समझ में आ गई कि जब ये रिएक्शंस हो रही है तो रिएक्शन से कौन सी एनर्जी निकली? केमिकल एनर्जी। और फाइनली हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिली? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू, तो सेल बिहेव लाइक ए गैल्वेनिक सेल। तो ये जो लेड स्टोरेज सेल है, ये जब डिस्चार्ज होता है
तो किसकी तरह काम करता है? गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। तब इसमें रिएक्शंस इनपुट होती है और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सेल को चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, वो रिएक्शंस और देख लेते हैं फटाफट। तो सेकेंडरी सेल जब यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आप काम में ले रहे हो। पर क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, लेड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड सल्फेट में। इसका मतलब वो SO4- आयन को कंज्यूम कर रहा है, सल्फेट आयंस को कंज्यूम कर रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, लेड O2 जो है ना, ये जो लेड ऑक्साइड है, ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेड सल्फेट में। तो यहाँ भी क्या कंज्यूम हो रहा है? सल्फेट आयंस और H+ आयंस। ये कहाँ से आ रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से आ रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, सेल की जो एफिशिएंसी है काम करने की वो भी कम होती जाएगी। और जब सेल की सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी घटकर 1.20 हो जाए, जो इनिशियली कितनी थी 1.30, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा था उस समय उसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml थी, जो घटकर कितनी हो गई, तो समझ लो सेल को चार्ज करने की आवश्यकता है। और जब चार्ज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सेल को ले जाकर एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। अपन बैटरी चार्ज करते हैं तो बिजली वाले प्लग में लगाते हैं ना, तो जब भी चार्ज करना होगा तो सेल को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़कर कुंजी यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो सेल में क्या जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है कि इस बार इनपुट इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना। और जिन सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट होती है दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वही होगा कि जैसे आप इस सेल को अब चार्ज करेंगे, प्लग में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बदल जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग। और इसलिए मैं कहता हूं कि यही सेल उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह जब ये बिहेव करेगा तो एनोड एंड कैथोड डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, उससे तय होगा कि हु इज एनोड एंड हु इज, और यहाँ फिनोमिना रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होना भी चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुके हैं और अब प्रोडक्ट वापस से, तो रिएक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जो एनोड है वो अब कैथोड की तरह बिहेव करेगा और जो कैथोड है वो अब, तो यहाँ देखो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा रिवर्स फिनोमिना कि PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन वापिस से बनेगा Pb + SO4 - 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो पहले एनोड था वहीं पर वो हो क्या रहा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, सॉरी यह इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया नहीं, +2 था यहाँ के 0 हो गया, तो रिडक्शन हो रहा है क्या। अरे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन किस पर, वहीं पर जहाँ पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए उल्टा हो रहा है बिल्कुल। सेकेंड रिएक्शन भी बिल्कुल रिवर्स आएगी। देखो PbSO4 साथ में क्या लिखा बेटा, वाटर, कितने वाटर, 2H2O है ना, और क्या बनाएंगे PbO2 + SO4 - 2 + 4H + 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। और आपसे कोई कहे ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल ये आएगी, देखना क्या आएगी, जोड़ लगाओ, 2 PbSO4 2H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, Pb + PbO2 + 2SO4 - 2 + 4H+, चेक कर लो भाई। तो चार्जिंग पे रिएक्शंस एक्चुअल में डिस्चार्जिंग की ऑपोजिट होगी। तो डिस्चार्जिंग में ये कौन थे, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। वहाँ ये हो गए रिएक्टेंट और ये वापस से प्रोडक्ट, तो रिवर्स फिनोमिना। तो आपको क्या लगता है, दोनों रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी कि वन साइडेड केवल, कौन सी कर लें, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस को याद कर लें, चार्जिंग उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ये मत घबराना सर एनोड पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम लोग दिमाग में रट्टा रखते हैं
कि एनोड पे तो सर ने कहा था ऑक्सीडेशन ही होगा, बिल्कुल, पर यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ एनोड किसकी तरह बिहेव करने लग गए, अब कैथोड की तरह, क्योंकि अब वो बैटरी से नहीं एक्सटर्नल सोर्स से तय हो रहा है, क्योंकि अब वो सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब आते हैं अपन इसके वोल्टेज पर। तो देखो वोल्टेज मैं नहीं लिखूंगा, उसका कारण है क्योंकि अगर आपने 3 सेल को कंबाइन किया है तो एक बात याद रखना, लेड स्टोरेज सेल जो होता है, लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में ना, कि लेड स्टोरेज सेल की जो सेल पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है ना, तो सेल पोटेंशियल ऑफ लेड स्टोरेज सेल इज 2 वोल्ट। ठीक है, अब सुनिए बैटरी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। तो अगर आपने 3 सेल कनेक्ट किए तो हाउ मच पोटेंशियल, 6 वोल्ट, और 6 सेल अगर यूज किए तो 12 वोल्ट। तो वो तो बैटरी पे तय होगा। मैं नहीं कह सकता कि नॉर्मली जो बड़ी गाड़ियों में बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, उसमें 6 सेल का कॉम्बिनेशन होता है। छोटे व्हीकल्स में 6 वोल्ट की होती है तो उनमें 3 सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये लेड स्टोरेज सेल, कोई कन्फ्यूजन। तो लेड स्टोरेज सेल को अगर समराइज करें विद इन 2 मिनट्स, तो पहली बात यहाँ लेड एनोड का काम करेगा और लेड ऑक्साइड कैथोड का काम करेगा। 38% कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। डिस्चार्जिंग में ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा और चार्जिंग के दौरान ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है। डिस्चार्जिंग में जो लेड होता है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक वैसे लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट में ही कन्वर्ट होता है ना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चार्जिंग में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और लेड सल्फेट वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं। क्लियरिटी है? तो ये हो गया लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट एग्जांपल चले, सेकेंडरी बैटरी का दूसरा एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये वैसे देखो याद रखना, निकल कैडमियम सेल जो होते हैं वो मोबाइल्स में यूज होते हैं, या फिर जो मैं इसको ये कह दूं कि महंगे एपरेटस में यूज होते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कॉस्ट ज़्यादा होती है। वैसे तो ये बहुत अच्छे सेल हैं, दे आर मस्ट इम्पोर्टेड सेल, दे हैव मोर वर्किंग पीरियड एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज। इनके काम करने की कैपेसिटी लेड स्टोरेज से बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ है, पर इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मल यूजली अपन इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो निकल कैडमियम सेल का कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, देखिए, इन दिस सेल cadmium act as anode and metallic grid filled with nickel oxide act as cathode। KOH solution used as electrolyte। तो निकल कैडमियम सेल जो होता है उसमें कैडमियम मेटल जो होती है वो एनोड का काम करती है, और ग्रिड्स का मतलब वो आपने ग्रिड्स देखे ना, बहुत सारे आते हैं, डीपी वगैरह जो होते हैं, ट्रांसफर वगैरह होते हैं, ग्रिड्स लेके होते हैं, उनमें ऑयल भरा होता है। तो एक मेटेलिक ग्रिड है जिसमें क्या भरा हुआ है, निकल ऑक्साइड, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह, और KOH या NOH वो हमने यूज किया एज ए इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शंस देखिए, किताब में थोड़ी डिफर हो सकती है, इसलिए अपन किताब वाली रिएक्शंस पे नहीं जा रहे, अपन अपने तरीके से जा रहे हैं। एट एनोड कैडमियम सॉलिड फॉर्म में है, बट एक बात बताओ, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस यहाँ यूज कर दो, वो एक्वस कंडीशंस में है ना। देखिए क्या होगा, कैडमियम यहाँ जीरो स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो स्टेट। अब ये रिएक्शन करेंगे, मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये बना रहे हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कैडमियम की स्टेट +2 है, और +0 से +2 इसका लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पर ध्यान रखना, कैडमियम हाइड्रोक्साइड है वो इजीली कैडमियम ऑक्साइड में चेंज हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि आपकी किताबों में इसकी जगह क्या लिखी मिल जाए, ये लिखा मिल जाए। समझ में आई क्या बात? तो मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, पर अगर आप अपनी बुक्स को अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पर क्या आएगा, CdO कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू बुक
कैडमियम प्लस 2OH माइनस कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, श्योर हो। अब आते हैं एट कैथोड। यहाँ क्या होगा, निकल ऑक्साइड जो है वो यहाँ +4 स्टेट में निकालना आता है ना, एक्स मानकर +4 स्टेट में ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा। कितने को कर रहा है, 2 को, तो 4 से 2 लेस हो जाएंगे, 2 स्टेट में आएगा और ये बनाएगा NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। समझ में आई बात बेटा, कोई कंफ्यूजन? ओवरऑल रिएक्शन देखो, और यहाँ सही है ना, ये +4 से +2 हो गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल क्या होगी, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं बेटा, ठीक है, सही है ना, जोड़ लगाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH से 2OH, क्या बचा, हाँ, प्लस सही है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर कैडमियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा होता तो क्या लिखते, कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पर इधर 2 वाटर उधर 1 वाटर, तो उधर का वाटर कैंसिल और यहाँ कितना बचता, एक ही बात है। तो ये आपका निकल कैडमियम सेल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किज्म, ठीक है। सेल पोटेंशियल इस सेल का कितना है वो भी लिख देता हूँ मैं, सेल पोटेंशियल इज अबाउट 1.4 वोल्ट, ठीक है। पर मैं लिखवा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे सेल्स की सीरीज़ में है, बहुत अच्छे सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, इनका वर्किंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से काम भी करते हैं, बट कॉस्टली है, इसलिए नॉर्मल यूज इनका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 एग्जाम्पल किसके, सेकेंडरी सेल के। अब हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं, देखिए फ्यूल सेल वो गाँवों में जो भट्टी होती है, एक तरीके से वही बात है कि भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं और उसको जलाते हैं, ठीक वैसे फ्यूल सेल्स में फ्यूल डालकर उसको बर्न करेंगे। जब फ्यूल को जलाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस होगी और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी कि एक फ्यूल सेल में फ्यूल डालकर उसको जलाया जाता है। जब फ्यूल को बर्न किया गया तो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि कंब्यूशन इज द केमिकल रिएक्शन। तो कंब्यूशन हो रहा है और उससे केमिकल एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है। उस केमिकल एनर्जी को ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअल में फ्यूल सेल कौन है, फ्यूल सेल इज ए डिवाइस विच चेंज द कंब्यूशन एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फ्यूल सेल होते हैं। तो फ्यूल सेल का काम वही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का, इसलिए मैं उसको गैल्वेनिक सेल ही मानता हूँ, ठीक है। तो फ्यूल सेल में क्या होगा, फ्यूल डालेंगे, बर्न करेंगे तो एनर्जी निकलेगी विच इज़ केमिकल एनर्जी, और ये सेल उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो इन दिस टाइप ऑफ सेल एनर्जी रिलीज फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस टाइप का सेल है, गैल्वेनिक का। फ्यूल क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन या एथनॉल, अल्कोहल, ये सब एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। एक साल ये क्वेश्चन आया था, है ना, कि फ्यूल सेल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो फ्यूल सेल जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि फ्यूल सेल्स आर इको फ्रेंडली। नंबर 2, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बेनिफिशियल है। और नंबर 3, इनमें क्या दिक्कत है, फ्यूल ख़त्म हो गया फिर भर दो, फिर ये काम करना शुरू कर देंगे, फिर फ्यूल फिल खाली हो गया फिर डाल दो, फिर काम करना शुरू कर देंगे। तो इनकी एक बहुत ही लंबी लॉन्ग लाइफ होती है। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं अपन कि फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री, दे हैव ग्रेटर वर्किंग एफिशिएंसी एंड दे हैव ए लॉन्ग लाइफ। फ्यूल सेल में एक जो सेल इंपॉर्टेंट है वो है बैकोन सेल। कौन सा सेल बेटा, बैकोन, है ना। बैकोन सेल को मैं मानता हूँ कि पहला फ्यूल सेल है, और ये बैकोन सेल H2O2 फ्यूल पर बेस्ड था, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
एज ए फ्यूल इसमें काम में लिया गया था। तो हमें इसको पढ़ना है, इसकी कंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और इसकी रिएक्शंस को पढ़ना है। समझ में आ गई बात। वैसे फ्यूल सेल का जनरल इंट्रोडक्शन यही होता है कि इनमें हम लोग फ्यूल को बर्न करेंगे, कंबशन होगा तो एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। और ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, इनकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इनकी लंबी लाइफ है, क्योंकि इनमें तो फ्यूल ख़त्म होने वाला है, वो फिर से फिल किया जा सकता है। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इनमें फिल करने का टैंक होता है जिसमें आप फ्यूल लगातार डाल सकते हो। ठीक है, जो फ्यूल कैटेगरी हम पढ़ना चाहते हैं उसमें जो एक एग्जांपल है वो है बेकोन सेल। बेकोन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इस सेल को अपन डिस्कस करेंगे। कौन से सेल को? बेकोन। बेकोन किस कैटेगरी का एग्जांपल है? फ्यूल सेल। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेकोन सेल, बेकोन सेल इज एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। और किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन H2O2 फ्यूल, यानी कि दो फ्यूल यहाँ यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है वो देखिए कि एक कंटेनर लेंगे जिसमें फ्यूल भरने के लिए जगह हो, और वो तो होनी ही चाहिए। फ्यूल सेल है तो फ्यूल भरने के लिए जगह होनी ही चाहिए। गाड़ियों में फ्यूल टैंक नहीं हो, रीओपन नहीं हो तो फिर एक ही बार यूज आएंगे, बाद में दोबारा यूज कैसे आएंगे? तो फ्यूल सेल जो भी होंगे उनमें स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि उनमें फ्यूल लगातार कंटिन्यू फिल किया जा सके। तो एक स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रही है आपको कि फ्यूल सेल में क्या होता है। एक कंटेनर होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। वो दो इलेक्ट्रोड किसके हैं? ग्रेफाइट रोड के हैं। ग्रेफाइट कार्बन होता है, तो दो ग्रेफाइट रोड पर पोरस है। पोरस का मतलब उसके बीच से होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं जिनमें से गैस आराम से आसपास उसको पास आउट कर सकती है। तो एक कंटेनर में दो पोरस ग्रेफाइट रोड हमने लगा दी। दोनों पोरस ग्रेफाइट रोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगी, यानी कि एक यहाँ एनोड हो जाएगी और एक यहाँ कैथोड हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने सॉल्यूशन भर दिया जो कि NaOH का हो सकता है या KOH का हो सकता है, पर बेसिक है। फिर क्या करना वो देखिए कि एनोड वाले डायरेक्शन से H2 गैस और कैथोड वाले डायरेक्शन से O2 गैस इसमें पास कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। आपसे कोई पूछे कंस्ट्रक्शन ऑफ बेकोन सेल तो आप कहेंगे कि इन द कंटेनर टू पोरस इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। इन बिटवीन बोथ a solution is filled which is act as electrolyte and solution taken as NaOH और QOH। तो ये नॉर्मल इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चित्र दिख रहा है वही हमने बोर्ड पे लिखा। तो आपसे कोई पूछे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है तो आपने फट से कहा कि टू पोरस इलेक्ट्रोड, टू पोरस ग्रेफाइट रोड है ना, टू पोरस ग्रेफाइट रोड्स आर एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। इन बिटवीन बोथ रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो इन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स NaOH सॉल्यूशन यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने क्या किया? H2 एंड O2 गैस पास थ्रू पोरस इलेक्ट्रोड्स। तो पोरस इलेक्ट्रोड से क्या पास करना शुरू कर दिया? H2 गैस, O2 गैस एज ए फ्यूल। तो क्या हुआ? एनोड पर देखिए H2 गैस और OH माइनस। OH माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मीडियम ही बेसिक है। आप एक बात तो H2 जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म है, और एलिमेंट्री फॉर्म में स्टेट होती है हमेशा एटम की 0। वाटर में स्टेट होती है H की +1। सही है क्या? यस और नो? तो देखिए ये दो दूनी 4 H है। कितने H है बेटा? और चारों की स्टेट 0। यहाँ आके कितने हो गए? +1। तो 0 से 1 कितने का इंक्रीज? 1 का। एक एटम के लिए 1 का, तो 4 एटम के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ये 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने नहीं किए हैं, चारों ने मिलकर। तो ईच इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 हाइड्रोजन एटम। तो एक H एटम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 4 हाइड्रोजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सी गैस फ्लो की हमने? O2 गैस। वाटर है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा। O2 इज ऑल्सो एलिमेंट्री स्टेट, और O2 एलिमेंट्री स्टेट में भी O2 का स्टेट 0। अब मुझे एक बात तो, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं। 8 नंबर पे आता है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 ये लेगा, कितने हो जाएंगे? और 8 होते इसका ऑक्टेट पूरा, और कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबल फॉर्म। तो यही किया इसने कि O2 में जो ऑक्सीजन एटम है वो 0 स्टेट पर है। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट, सो इट कंज्यूम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का वो कंज्यूम करेगा और 8 वाली फॉर्म में जाएगा बेटा, O-2 बनाएगा। पर एक ऑक्सीजन 2 करेगा तो 2 ऑक्सीजन
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। पर याद रखना OH माइनस इसका मतलब O माइनस 2 और H+1, तभी तो क्या बचा, माइनस का 1 बचता है। तो यहाँ ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में आ गया, -2। तो 0 से -2 रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, पर कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 2, और 2 ऑक्सीजन 4। फिर हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया तो सेल की कंप्लीट रिएक्शन आ गई। 4 OH से 4 OH कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 H2 और 4 H2 तो 2 कैंसिल, 2 बच गए, तो 2H2 + O2 = वाटर, है ना। तो इस सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? और फ्यूल सेल्स को अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया तो वहाँ डबल बेनिफिट हुआ कि स्पेस प्रोग्राम में एज ए सेल तो इसको यूज किया ही गया, साथ में इसने प्रोड्यूस कर दिया वाटर, और उस वाटर को वहाँ स्पेस प्रोग्राम में कंज्यूम किया गया, तो वाटर प्रोवाइडर भी हो गया ये। तो याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूल सेल्स कौन से स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। एक बार चूंकि लास्ट टॉपिक है तो मैं पुनः इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, फ्यूल सेल वो होते हैं जिनमें फ्यूल को जलाएंगे तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इनके काम करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और लाइफ तो बहुत ही लॉन्ग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, मैथेन को, एथेन को, प्रोपेन को, एथेनॉल को, इन सबको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ या 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल विच आर यूज्ड इन फ्यूल सेल। बैकोन जो है वो इस कैटेगरी का सबसे सुपीरियर एग्जाम्पल है फ्यूल सेल का। बैकोन सेल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल पर आधारित है। इस सेल की बनावट में क्या है कि एक कंटेनर होता है जिसमें 2 ग्रेफाइट रोड जो कि पोरस है वो लगी होती है, और दोनों ग्रेफाइट रोड यहाँ एनोड और कैथोड का काम करती है। पोरस होने की वजह से इसमें हम लोग H2 और O2 को फ्लो कर देते हैं, तो वो इसके अंदर से पास आउट हो जाती है, क्योंकि ये कैसी हैं, छिद्रित हैं। ठीक है, ये ग्रेफ, और इन दोनों रोड के बीच में हमने एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है, NaOH का हो चाहे QoH का, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो कंस्ट्रक्शन कोई बड़ा नहीं है इसका, बड़ा आसान कंस्ट्रक्शन हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो ग्रेफाइट के बने हैं, जो पोरस हैं, वो एनोड कैथोड का काम करेंगे। सॉल्यूशन के तौर पे NaOH या QoH डाला हमने, वो इन दोनों ग्रेफाइट रोड के बीच में भर रखा है, और बाहर से H2 और O2 को एज ए फ्यूल पास करेंगे। चूँकि ग्रेफाइट रोड पोरस है, छिद्रित है, तो उसके अंदर से वो आराम से पास हो जाएगी और कहाँ जाएगी, सॉल्यूशन में आ जाएगी, और रिएक्शंस होना शुरू होती है। रिएक्शंस क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस का तो वाटर में ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन गैस का हाइड्रोक्साइड आयन में रिडक्शन हो गया। ओवरऑल देखें तो H2 + O2 से वाटर बना और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया। पर चूंकि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सेल को यूज किया गया था, फ्यूल सेल को, और साथ में वाटर भी देता है, तो ये एक बेनिफिशियल वर्क और साथ में हो गया, ये फ्यूल सेल हो गया। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब आपको खुद को तैयार करना है, रिवाइज कर लें इसको अच्छे से, तो कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता बचा है, फिर भी है तो इन द क्लासरूम वो दोबारा डिस्कस हो जाएगा।